नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार अपने तमाम शंकाओं के समाधान पाने के लिए, अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। इस शो में हम आपको बाजार की रणनीति भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो स्क्रीन के एक हिस्से में आप ये जो नंबर फ्लैश होता देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। यही नहीं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहां पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पर ये शो लाइव देखते वक्त अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। चलिए, लेकिन सवाल भेजने का तरीका क्या है ये जान लीजिए। सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम स्पष्ट भाषा में लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए। कितनी क्वांटिटी में आपने ये स्टॉक लिया हुआ है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये बताइए। इसके जरिए हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर मार्गदर्शन दे पाएंगे। इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज चर्चा में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट हेड ऑफ रिसर्च हरीश जुजारे साहब जुड़ चुके हैं। हरीश, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। आपके पास मैं आऊं उससे पहले जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो बाजार देखिए, जो उम्मीद की जा रही थी उसी तरह का बाजार फिलहाल। निफ्टी आप देखिए, यहां पर 180 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 24,650 के पास इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए लगभग 550 अंकों की गिरावट और 55,600 के पास बैंक निफ्टी नजर आता हुआ। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आ पाए तो आप देखेंगे HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.5% इस वक्त जो है वो चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। जियो फाइनेंस आज 3%, इस दबाव भरे बाजार में भी निफ्टी का गेनर। लगभग 3% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। पावर ग्रिड में लगभग आधे % से ज्यादा की तेजी है। JSW स्टील, इटर्नल और ITC जैसे स्टॉक्स भी आधा % मजबूत हैं। दबाव कहां है? तो नतीजों से पहले अदानी एंटरप्राइजेज में प्रेशर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लगभग 2% की गिरावट। निफ्टी का टॉप लूजर अदानी एंटरप्राइजेज। रिलायंस दिग्गजों में 0.25% की गिरावट यहां पर। भारतीय एयरटेल लगभग 1.5% टूटता हुआ। विप्रो में 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फाइनेंस और सिप्ला यहां पर भी लगभग 1.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरा लेकर आइए और मार्केट ब्रेथ को अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पर सांसें थोड़ी उखड़ती हुई। आप देखिए 631 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 1979 शेयर ऐसे हैं जिन पर दबाव नजर आ रहे हैं, यानी डिक्लाइंस का पलड़ा आज भारी है। तो बाजार का ब्यौरा हमने दे दिया, हमने आपको हेडलाइंस के रूप में अहम खबरों से भी वाकिफ करा दिया। हरीश जी के पास चलते हैं। हरीश जी, बाजार जिस तरह की स्थितियां हैं वो इम्पैक्ट किन चीज़ों का है वो तो हम सभी जानते हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि बाजार में स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए। आज के दिन में, एक्सपायरी के दिन में आखिर क्या सोचा जाए? मॉर्निंग प्रशांत जी। हम अगर गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। अगर देखा जाए तो कल के शाम के न्यूज के बाद बिल्कुल पला रिवर्स हो गया। अगर देखते हैं लास्ट 2 दिन से हमें थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिल रहा था, तो लास्ट दिन के कल के न्यूज के बाद मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग आज देखने मिला है, तो ये थोड़ा वीकनेस अभी भी एक्सटेंड हो सकता है। देखा जाए तो निफ्टी में मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन बने हुए 24,600 के अराउंड, अगर इसके ऊपर आज का टिक जाता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऐसे ही कंसोलिडेशन में रहेगा। तो मेजर रिवर्सल ज्यादा इंडिकेट नहीं दिखा दे रहा है इंडेक्स में अभी फिलहाल के लिए। लेकिन बिल्कुल जैसे अभी देखा इंट्राडे में भी ऊपर लेवल से सेलिंग देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू डाउन साइड ही रहेगा और वीकनेस देखने मिल सकता है ऊपर के लेवल से। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है निफ्टी इंडेक्स में। और सपोर्ट जो देने बताया मैंने, इमीडिएट सपोर्ट जो बन रहा है 24,600 और उसके नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि 24,500 लेवल तक भी नीचे इंडेक्स जा सकता है। तो लेकिन 24,500 जो है मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट है। वहां पे मुझे लगता है कि वहां पे होल्ड कर सकता है निफ्टी, क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग लोस है वहां पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट टेस्ट करके रिवर्सल देखने मिला था। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है निफ्टी में। आज एक्सपायरी का भी दिन है, वॉलेटिलिटी बिल्कुल बनी रह सकती है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस से ट्रेड करना चाहिए और कुछ मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। और दूसरा चीज है कि जो स्टॉक्स थोड़ा बहुत जैसे FMCG हो उस तरह के स्टॉक्स में थोड़ा बहुत
मुझे लग रहा है कि कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जो वॉलेटिलिटी बिल्कुल बरकरार रह सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आपको यहां पर बनानी होगी। जो खपत वाले क्षेत्र हैं वहां पर फोकस करने की सलाह हरीश जी की इस वक्त आती हुई। चलिए पहले कॉलर को जोड़ते हैं। रामकृष्ण दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकृष्ण दीक्षित जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, रायपुर से बात कर रहा हूँ। रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सही कहा मैंने? बहुत बढ़िया जी। हाँ, चलिए रामकृष्ण जी बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर वही जो मैं लिस्ट भेजा था उसमें जैसे मेरे कुछ शेयर हैं, जैसे देखिए लिस्ट जो आपने भेजी है उसमें कुछ शेयर तो हमारे पास कवरेज में नहीं है। एक कोल इंडिया है हमारे पास, कोल इंडिया पे राय आपकी, आपको दिलवाते हैं। 434 का भाव है आपका? हाँ ठीक है, तो 434 के भाव पे इन्होंने कोल इंडिया खरीदा हुआ है। फिलहाल लगभग 5,700 के नुकसान को झेल रहे हैं। यहाँ पर कितना समय देना चाहते हैं रामकृष्ण जी? नहीं, मेरे को टाइम की कोई चिंता नहीं है सब। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है मेरा, लंबा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हरीश जी, कोल इंडिया अगर मैं गलत नहीं हूं शायद नतीजे भी आज खासतौर पे इंतजार, हाँ आज कोल इंडिया के नतीजे भी जारी होने वाले हैं। 434 की इनकी बाइंग है। टाइम होराइजन इनका लॉन्ग टर्म का है। बताइए क्या राय बन रही है कोल इंडिया पे? अगर कोल इंडिया के चाचा चलिए देखते हैं, देखिए कुछ टाइम से कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस, और करेक्शन में है। मुझे लग रहा है कि और थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है कुछ टाइम पीरियड के, या कंसोलिडेशन में भी रह सकता है स्टॉक प्राइस, क्योंकि नीचे के साइड में सपोर्ट्स जो बन रहे हैं 350 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक फिर से एक बार अगर नीचे भी आ सकता है स्टॉक, लेकिन ओवरऑल अगर देखा है तो अप ट्रेंड का ही है मौसम। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में की बात करते हैं, जो मुझे लग रहा है कि 350 तक का सपोर्ट जोन बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में इनका, जैसे इन्होंने बताया कि इनका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे लग रहा है कि होल्ड रखना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, मार्केट में भी थोड़ा तेजी इतना ज्यादा है नहीं, और मुझे लग रहा है कि इसके चलते स्टॉक में भी थोड़ा करेक्शन और देखने मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही है, तो होल्ड रखना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद मुझे लग रहा है कि इसका एक बार फिर से एक बार बॉटम आउट बन सकता है 350 के अराउंड, से वहां से रिकवरी देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग होल्ड रखने की मेरी रिकमेंडेशन है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है ओवरऑल। ठीक है, तो ये एक विस्तृत नजरिया आपको रामकृष्ण जी मिल गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये राय काम आए आपके। और भी कोई सवाल होगा तो आगे आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए यहां रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ पीएनबी का मैनेजमेंट जुड़ेगा। जी हाँ, पीएनबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विभू प्रसाद महापात्रा साहब इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ेंगे और उनसे हम कारोबार और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद जरूर देखिए ये खास बातचीत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष पटेल गुजरात आणंद से। बहुत बहुत स्वागत मनीष जी। बताइए क्या मदद की जाए आपकी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरा प्रश्न है कि बजाज फाइनेंस है मेरे पास, और करीब 58 शेयर है 957 के रेट से। अच्छा, तो मैं थोड़ा और ऐड करना चाहता हूं, तो कौन सी लेवल ठीक रहेगी उसके ठीक है 957। अगर आप इजाजत दे तो दूसरा प्रश्न HAL पर है। ठीक है, बिल्कुल बताइए। वो दो क्वांटिटी है और 4960 के रेट से है। 4900 के आसपास है। हाँ, 4,960 रुपए के दो शेयर है। ठीक है। तो बजाज फाइनेंस जो है एक शेयर इनके पास है हरीश जी 957 के रेट पे, और दूसरा जो इनके पास शेयर है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये 4960 4960 के भाव पे। जरा फटाफट से बताइए दोनों स्टॉक पे क्या राय हो रही है? जी, आज रिसेंटली हमने देखा है कि एनबीएफसी में स्टॉक्स में अच्छा खासा रैली देखने मिला है। उसमें बजाज फाइनेंस भी थोड़ा बहुत
रैली देखने मिला था, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि चार्ट्स में एक क्लियरली एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक प्राइस, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में अभी जस्ट करेक्टिव फेज में है। तो मुझे लग रहा है कि ये करेक्टिव फेज थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि नीचे की ओर 850 के अराउंड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर जैसे इन्होंने बताया कि कहाँ पे अक्यूमुलेट करना है, मुझे लग रहा है कि 850 के अराउंड अगर मिल जाता है इस बेरिशनेस में, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि क्लियरली एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है स्टॉक प्राइस में। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और जैसे अगर सेलिंग में थोड़ा बहुत प्रेशर में 850 के अराउंड आ जाता है, मुझे लग रहा है कि बेटर लेवल्स रहेंगे अक्यूमुलेट करने के लिए, फिर से एड ऑन करने के लिए। तो ओवरऑल टारगेट्स अगर देखा है तो वहां से मुझे लग रहा है कि वापस प्राइस रिवर्स होता है, तो 1000 के ऊपर अगर निकल जाता है स्टॉक प्राइस, तो मुझे लग रहा है कि इवन 1100 का लेवल भी देखने मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। नीचे डिप मिलता है तो 850 के अराउंड बाय जी करना बिल्कुल, चाहिए। धन्यवाद। लेकिन आप चलते हैं अर्निंग सीजन पे फोकस कर लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिभू प्रसाद महापात्रो से जो हम खास बातचीत करने वाले हैं। अर्निंग्स की भी बात करें तो अच्छे सेट ऑफ अर्निंग्स आए हैं। इंटरेस्ट इनकम में 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उछाल आया है। हालांकि पैट में एडजस्टमेंट्स थे और उसके जो प्रोविजनिंग के कारण जो लेके ऑलमोस्ट 48% का डाउनटिक मुनाफे में देखने मिला है। लेकिन एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन ओवरऑल अर्निंग्स कैसा रहने वाला है, एक एक करके हम सवाल पूछने वाले हैं। बिभू जी नमस्कार। सबसे पहले बताएं कि नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट आई है, क्योंकि नई टैक्स रिजिम में जो आप शिफ्ट किए हैं, ये टैक्स एडजस्टमेंट है क्या, अगर हमें दर्शकों को बताएं, और कुछ और भी टैक्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आगे देखने मिलेंगे या बस ये वन ऑफ था? हाँ बिभू जी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है? कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। और विभू जी, आप हमारी आवाज सुनाई दे रही है? ये बिल्कुल कुछ टेक्निकल गलती जो है देखने मिल रही है। लेकिन अब थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे पीएनबी के साथ। पीएनबी के ऑफकोर्स नतीजे भी बात करें तो यहाँ पे जो है एक एडजस्टमेंट आया था, लेकिन ओवरऑल जो है नतीजे स्ट्रेंथ आई है और एक ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी देखने मिला था। एंटिक करके एक ब्रोकिंग हाउस है जहाँ पे जो है एक एडवांसेस देखने मिला था। टारगेट प्राइस की भी बढ़ोतरी देखने मिली थी। डिपॉजिट्स लगभग 13% भागे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एडवांसेस भी 11% ग्रोथ आया है। ये लार्जली मैं कहूँगा इन लाइन है इंडस्ट्री के नंबर्स से। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आई है। निम्स स्टेबल है 2.7% पे, और स्लिपेजेस यहाँ पे देखें तो गिरावट आई है लगभग 37% का। तो इस पे भी जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। और मैनेजमेंट से अगर हम बात करेंगे तो थोड़ी देर में जो है हम मैनेजमेंट से जो बात कर सकते हैं। प्रशांत? बिल्कुल। एक चीज शरद, अभी हम बात कर रहे थे, मतलब इस बाजार में भी संभावनाएं तो खोजनी ही पड़ेंगी। Exactly. और तभी जाकर थोड़ा इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टर्स हो चाहे ट्रेडर्स हो उनका बढ़ेगा। खपत का क्षेत्र, मतलब एक वक्त पे फार्मा या फिर हम सरकारी शेयरों में भी देख रहे थे कि वो एक ऐसा बेट हो जा रहे थे जहां पर इस तरह का माना जा रहा था कि ले लो और भूल जाओ। एफएमसीजी को इस गिरते बाजार में कैसे देखा जा रहा है? प्रशांत, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डोमेस्टिक फेसिंग है। इसका मतलब हमें कोई लेना देना नहीं है टैरिफ्स के साथ। यानी कि एज अ कंजम्पशन इकोनॉमी भी तो आप देखिए, चाय, डिलीवरी, फूड डिलीवरी, कंजम्पशन, ये सब तो चलता ही रहेगा। टैरिफ की तो जो इम्पैक्ट आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि मतलब मैं एक ट्रेंड देख रहा हूं कि अब जो रूरल डिमांड है ना, वहां पर लोगों को लग्जूरियस चीजें, ऐसी चीजें, ऐसे सेगमेंट जो वहां पे अब एक्सपेंड हो रहे हैं, मतलब कंपनियां भी उस हिसाब से प्लानिंग कर रही हैं। जी बिल्कुल। टियर 3 टियर 4 में बहुत बड़ा स्टोरी है, जिसको भारत का स्टोरी बोलते हैं, वो बहुत सॉलिड स्टोरी है। और आज देखिए दिन के ट्रेड में एफएमसीजी शेयर्स में हरियाली छाई हुई है। एचयूएल नंबर्स अच्छे आए। ओवरऑल वॉल्यूम को भी बीट किया एस्टिमेट से। देखिए इसका कंट्रीब्यूशन एफएमसीजी इंडेक्स में ज़्यादा है, तो देखिए एक उछाल देखने मिल रही है। एचयूएल लगभग 4% ऊपर है। इमामी, प्रशांत एक बहुत बढ़िया फैक्ट मैं बताता हूँ। इमामी का जो रेवेन्यू है रूरल एरिया से, वो सबसे ज़्यादा है सारे एफएमसीजी कंपनीज पे। उसके कारण इमामी में भी तेज़ी देखने मिल रही है। और ये एकमात्र कॉन्ट्रा सेगमेंट है जिसके आइडेंटिफिकेशन हमने आपको दिखा दी है। देखिए ग्रामीण भारत की रिकवरी जो है अभी भी बहुत स्ट्रेंथ आ रही है। मैनेजमेंट कमेंट्रीज में भी देखने मिल रहा है थोड़ा देर पहले। अगर आप खुद ही जाएंगे, वॉक करके जाए टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में, तो आपको चेंज वो देखने मिलेगा। एसीज कितने बढ़ गए हैं, ट्रैक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, और ऑफकोर्स एफएमसीजी कंजम्पशन, ये भी इसका जो है एक सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट होता है। अच्छे मानसून और बुआई
कि जो ओवरऑल सेंटिमेंट उसमें भी जो है अच्छी ट्रिगर आ रही है। और डिफेंसिव्स और डोमेस्टिक फेसिंग जब भी ग्लोबल अनसर्टिनिटी रहती है तो बाजार में थोड़े वैल्यूएशंस पे ऑफकोर्स सवाल उठते हैं, लेकिन डिफेंसिव्स में जो है बाइंग देखने मिलती है और ये ट्रेंड हमने लास्ट मंथ भी देखा है। और आज देखिए गोदरेज कंज्यूमर ब्रिटानिया इन स्टॉक्स में भी तेजी आ रही है और एफएमसीजी एक ऐसा ही सेक्टर बन जाता है दिन के ट्रेड में जब पूरे हरियाली निशान में है। एक साइड आप देख रहे हैं बाजार में भारी गिरावट आ रही है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 9:1 का एकदम फेवर जो है आप बेस के तरफ है, लेकिन एकमात्र सेक्टर है एफएमसीजी का जो देख रहे हैं कि अच्छी मोमेंटम जो यहाँ पे देखने मिली। हाँ ऑफकोर्स एचयूएल का जो है बड़ा योगदान जरूर है, नंबर सही समय पे आए और अब देखिए अच्छी मोमेंटम स्टॉक पे, लगभग स्टॉक 4% ऊपर है। बिल्कुल। और हरीश जी अब से थोड़ी देर पहले बातचीत भी कर रहे थे तो मैं हरीश जी उस वक्त तो हम जो बातचीत कर रहे थे तो वो तो जाहिर सी बात है एक दर्शक के सवाल से जुड़ा हुआ था, लेकिन हमें जरा एफएमसीजी पर एक विस्तृत नजरिया दीजिए। मतलब एफएमसीजी या इससे रिलेटेड और भी सेक्टर जो आपको लगते हैं कि इस बाजार में बेहतर कर सकते हैं तो कहां नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल शरद जी, जैसे आपने बताया कि एफएमसीजी एक अच्छा जैसा सेक्टर है। देखिए लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग के लिए ऑलमोस्ट पैस्ड है मार्केट। देखा है तो रैली आज के एचयूएल के नंबर्स भी देखा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शानदार नंबर्स आ चुके हैं और उसके चलते ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस भी 4% अप है। तो मुझे लग रहा है कि एचयूएल जैसे स्टॉक्स अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकता है स्टॉक्स में। तो देखिए जिस तरह के टेक्निकल सेटअप भी देखते थे एचयूएल में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन बन चुका है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फर्दर रैली देखने मिल सकता है एचयूएल में भी। जो ऊपर का रेजिस्टेंस की बात करते हैं एचयूएल में 2600 के आसपास है, उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि फर्दर रैली भी देखने मिल सकता है जो कि 2700 तक भी चांसेस है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल एचयूएल और उसी सेगमेंट में मेरा दूसरा भी स्टॉक है जो है गोदरेज कंज्यूमर्स। अगर गोदरेज कंज्यूमर की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्लियरली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है कंसिस्टेंटली और मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यूएशन हो सकता है यहाँ से। आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 3% का गेंस दिखाई दे रहा है। तो लग रहा है कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे एफएमसीजी में बीच में कुछ टाइम से कंसोलिडेशन हुआ था, वहाँ पे अभी तक रैली शुरू नहीं हुई है, तो नीचे लेवल्स पे अपॉर्चुनिटी मिलने की चांसेस है और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल हो सकता है एफएमसीजी में करंट लेवल्स पे बाइंग की सोची तो है राय आपको मिलती हुई। एचयूएल 2600 का स्तर अगर पार करता है तो याद रखिए 2700 तक के जो है आने वाले वक्त में लक्ष्य नजर आ सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर भी पसंद आता हुआ इस वक्त हरीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी कीमती समय आपने दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन तो किया ही, सेक्टर और बाजार पर भी अपनी रणनीति बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पीएनबी के मैनेजमेंट की ओर। दरअसल पीएनबी ने अपने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीएनबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिभू प्रसाद महापात्रा साहब। बिभू सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों पर ही बातचीत करेंगे और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो थोड़ा सा वाई और वाई बेसिस पे ये सालाना आधार पर हमें सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन नज़र आ रहा है। न्यू टैक्स रिजीम जो है वो साफ तौर पर एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है, तो क्या आगे हमें टैक्स इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ सकता है या किसी और नज़रिए से इन नतीजों को देखा जाए? धन्यवाद सर। पहले ही बताओ कि जो हमने न्यू टैक्स रिजीम में हमने शिफ्ट किए हैं, जो गवर्नमेंट ने पहले ही अलाउ किया था कि 1/4/2019 के बाद कोई भी कंपनी सब्सिक्वेंट ईयर में शिफ्ट कर सकता है। जब ये शिफ्ट करेगा तो रीमेजर होगा आपका डीटीए एंड डीटीएल का, तो उसी का सर इम्पैक्ट पड़ा है। मान लो कि हमने न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जाते हैं तो सर हमारा इस बार का भी प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट जो है 5000 से ऊपर होता, और वो जो हमने जो न्यू रिजीम का शिफ्ट किए हैं उसमें लगभग हमारा नेट प्रॉफिट में टैक्स के कारण से 3300 करोड़ से ज़्यादा हमको लगा है प्रोविजन करने के लिए। सो इसीलिए हमारा जो है 1675 हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है। आगे जाते हुए ये इसका बेनिफिट हमको मिलेगा क्वार्टर टू क्वार्टर। पहले हमारा जो टैक्स था वो था जो टैक्स का जो नया पुराना रिजीम में था 34.944% में टैक्स लगता था। अभी जो हमने न्यू टैक्स रिजीम में गए हैं उसमें हमको लगेगा
25.168%। तो लगभग 10% का हमारा कम टैक्स लगेगा। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो है लगभग इस साल भी, इस क्वार्टर में भी हमारा पहली बार हमारा बैंक ने 7,000 करोड़ से ऊपर गया है। तो हर क्वार्टर में, इनकमिंग क्वार्टर्स में 10% का लगभग मतलब 700 करोड़ का हमको कम टैक्स देना पड़ेगा सब्सिक्वेंटली। तो उसका इम्पैक्ट जो है, एक बार हमारा जो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अगले क्वार्टर से हर तिमाही में हमारा इस कारण से हमको लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए का ज्यादा कम प्रोविजन करना पड़ेगा टैक्स के लिए सर। ऑप्टिमिज्म अच्छी है और शायद ये फर्दर और ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपके पूरे बिजनेस को। एक चीज़ और है सर, एमएसएमई को मैं देख रहा था, जहां हम देख रहे हैं कि बाकी बैंक्स एक तरह का दबाव झेल रहे हैं, एक तरह का स्ट्रेस देख रहे हैं, खासतौर पे एमएसएमई सेक्टर में। लेकिन आपकी अगर हम लोन ग्रोथ देखें तो एक तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो वो 4.1% तक का उसमें उछाल दिखाई है। सालाना आधार पर जो नंबर्स हैं 18.5% से ज्यादा। मतलब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है इंक्रीमेंट की, ये इंक्रीजिंग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो नजर आ रही है, ये आगे भी सस्टेन रहने वाली है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है एमएसएमई ग्रोथ में ईयर बाई ईयर जो रहा है 18.6% का रहा है, और ये आगे जाकर के और सर बढ़ेगा। हमने बहुत सारे नया नया इनिशिएटिव लिए हैं ये एमएसएमई को ग्रोथ के लिए। पहला चीज ये सर जी, हमारा 1,000 ऐसे एमएसएमई जो है आइडेंटिफाइड ब्रांचेस को हमने किए हैं जहां पर हमने एमएसएमई का बिजनेस ग्रो करने के लिए। उसके साथ साथ हमने हर क्वार्टर में एक आउटरीच प्रोग्राम बनाते हैं एमएसएमई का। लास्ट क्वार्टर में हमने फरवरी महीने में भी कराए थे, जहां पर हमारा जितने सारे सर्कल है, जैसे 138 सर्कल से हर जगह में हमारा हेड ऑफिस से जाते हैं ऑफिशियल जा करके वहां पर आउटरीच प्रोग्राम कराते हैं, सो दैट कि हमने पहुंचते हैं एमएसएमई बोरोर के पास और वहां पर उनका ऑन द स्पॉट सैंक्शन भी कराते हैं। उसके साथ साथ हमारा कम से कम 63 ऐसे हमारा क्लस्टर्स है, एमएसएमई क्लस्टर्स को हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जहां पर हमने थोड़ा प्राइसिंग में, प्रोसेसिंग फीस में थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव रेट देते हुए हम वहां पर भी ग्रोथ करा रहे हैं। सो हम ये बहुत सारे, और उसके बाद साथ साथ भी हमने सर डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमने यूज कर दिए, जहाँ की 10 लाख तक का कोई भी एमएसएमई तो विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन में हमने एंड टू एंड में हमने सर्विस दे रहे हैं। उसके साथ साथ 2-4 हमने प्रोडक्ट में भी सुधार किए हैं, जैसे एमएसएमई प्राइम प्लस, देन एमएसएमई जीएसटी एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे नया प्रोडक्ट भी लाए हैं, जिसके कारण से हमारा एमएसएमई ग्रोथ हुआ है। और ये आगे जा करके 20-25% तक का भी ग्रोथ होकर हम उम्मीद रखते हैं इन कमिंग क्वार्टर सर। % अपने आप में ये एक तरह से ब्रेक थ्रू कहा जाएगा। थोड़े फॉरवर्ड गाइडेंस में बात करें तो हमने एमएसएमई की तो बात कर ली, लेकिन ओवरऑल अगर हम रैम सेगमेंट की बात कर लें, अगर हम साफ तौर पर देखें तो कंपनी की गाइडेंस है कि रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेगमेंट में मोर देन 15 to 16% जो है वो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी सालाना आधार पर लगभग 12% के करीब जाती हुई नजर आ रही है। तो अब रणनीति क्या, मतलब इस ग्रोथ को ड्राइव करने की क्या स्ट्रेटजीज है? सर जैसे आपने सही बताया है कि हमारा रैम सेक्टर में हमने जो ग्रोथ जो हमने दिए हैं 16-17% का हमारा जो रहा एनुअल ग्रोथ रहेगा। अब क्वार्टर टू इस क्वार्टर में आप देखोगे हमारा एमएसएमई में 18.5% रहा है, और रिटेल में, कोर रिटेल में 17.5% से ऊपर रहा है। हमारा जो परसेंटेज थोड़ा सा जो कम हुआ है, ये एग्रीकल्चर में जो हमने वाई ग्रोथ 6% से ज़्यादा हुआ है, तो उसी के कारण से थोड़ा ओवरऑल जो रैम में हमारा कम हुआ है। लेकिन जैसे मैं आपको बताया है कि आगे क्वार्टर में हमारा एमएसएमई हमने 20% से ऊपर ग्रो करेंगे, ऐसे ही हमारा रिटेल में भी 20% से ऊपर ग्रो होगा। और ये पहला क्वार्टर था जहां पर कि एग्रीकल्चर का इतना ग्रोथ नहीं होता है फर्स्ट क्वार्टर में, एंड सब्सिक्वेंटली सितंबर महीने के बाद ये भी एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगा। उसके लिए सर हमने, जैसे हमने बताया है कि एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम किए हैं, ऐसे हमने रिटेल
एग्रीकल्चर, एमएसएमई, ये तीनों सेक्टर के लिए हर क्वार्टर में हमने एक आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, जहां पर से हेड ऑफिस का बंदे जा करके पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हर महीने हर सर्कल में एक आउटरीच प्रोग्राम होता है, वो कंडक्ट करते हैं। और जैसे कि हमने बोले कि हमने एमएसएमई में भी आइडेंटिफाइड किए हैं, ऐसे एग्रीकल्चर में भी हमने 1000 ब्रांचेस को आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि एग्रीकल्चर इंटेंसिव ब्रांच रहेगा। और हमने 1000 के आसपास का हमने एग्रीकल्चर ऑफिसर का भी अभी नया रिक्रूटमेंट किए हैं। और हमारा भी 40 से ऊपर ऐसे क्लस्टर्स है, एग्रीकल्चर क्लस्टर्स, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग हो गया है, राइस मिल्स हो गया है, और रूरल गोडाउन का हो गया है। वहाँ पर भी हमने आइडेंटिफाइड ब्रांचेस भी किए हैं, और एग्रीकल्चर ऑफिस को वहाँ पर डिप्यूट किया गया है, जो कि एग्रीकल्चर ग्रोथ कराने के लिए। और रिटेल के लिए भी सर हमने टाई अप कराए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ, बिल्डर्स के साथ, और प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। और रिटेल लोन भी हमारा हाउसिंग हो गया है, एजुकेशन लोन हो गया है, और अपना व्हीकल लोन हो गया है। व्हीकल लोन में हमारा 25% का ग्रोथ है, हाउसिंग लोन में भी हमारा 13-14% ग्रोथ है। तो आगे जा करके ये हमारा जो हमने जो रखे हैं रैम का, वो जो परसेंटेज हम रखें, उससे उम्मीद है कि वो हमने मेंटेन करेंगे सर। जरा लाइबिलिटी रिप्राइसिंग इफेक्ट पे भी आते हैं, कब और कितना इफेक्ट आप आते हुए देख रहे हैं, और ये निम्स पर किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा? सर जैसे कि अभी लगभग 3 बार से रिजर्व बैंक ने कम से कम 1% का रेपो डाउन कर दिया है, कम कर लिया है। तो उसका इम्पैक्ट तो इमीडिएटली हमारा एसेट साइड्स में आया है, क्योंकि हमारा 50% से ज़्यादा हमारा रेपो लिंक एडवांसेस है। लेकिन ये जो डिपॉजिट्स का सर लाइबिलिटी साइड में, उसका इफेक्ट आगे जा करके चलेगा, क्योंकि जो हमारा फिक्स डिपॉजिट्स है, वो जिस दिन मैच्योर होगा, उनका एनुअल जब मैच्योरिटी आता है, उस टाइम पे रीप्राइसिंग होगा। तो इसलिए सितंबर के बाद सर हमारा पोर्टफोलियो में रिप्राइसिंग आएगा। अभी इस क्वार्टर में जो होना था हो चुका है। तो लगभग सर उम्मीद करते हैं कि हमारा जैसे एफडी का जो है 6 लाख करोड़ से ऊपर का है, जो मतलब कोर एफडी है, तो उसका इम्पैक्ट सर आएगा सितंबर के बाद आएगा। और उसी हिसाब से हमारा निम जो है थोड़ा सा मेंटेन होगा, जो अभी हमारा 2.737% है। वो जा करके हमने जो गाइडलाइंस दिए हैं 2.8% का, वो हमने मेंटेन कराएंगे सर। अगला सवाल आपकी रिकवरी को लेकर है। FY26 में मैनेजमेंट की जो कुल रिकवरी का लक्ष्य रहा है वो करीब 16,000 करोड़ था, जबकि अगर हम Q1 FY26 में देखें तो 3,356 करोड़ की नेट रिकवरी हुई है। क्या अभी भी आप इस रिकवरी को लक्ष्य बनाए हुए हैं? और आने वाले क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो मेन सोर्सेज या अकाउंट्स जहां से आपको ज्यादा रिकवरी की उम्मीद है? सर अभी भी हमने जो गाइडलाइंस दिए हैं कि 16,000 करोड़ का हमारा रिकवरी होगा 25-26 में। अभी भी हमने उसी में रहे हैं कि ये इतना रिकवर हो गया। पहला क्वार्टर में सर थोड़ा सा रिकवरी कम होता है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग्स होता रहता है और एनुअल ऑडिट भी होता रहता है। तो उसके बावजूद भी हमारा 3,300 करोड़ से ऊपर हुआ है। और कुछ ऐसे बड़े अकाउंट्स था सर, जो कि उम्मीद था कि उसमें रिकवरी आएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया है, और इस क्वार्टर में वो हो चुका है। तो लगभग इस क्वार्टर में पहला महीने में हमने लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर का हमारा हो चुका है। तो जो पिछले क्वार्टर में जो नहीं हो पाया था, जो 400-500 करोड़ का कम रह गया था, इस क्वार्टर में हम उसको मेकअप करेंगे और आगे जा करके और भी रिकवरी करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट को हमने आइडेंटिफाई किए हैं, बड़े अकाउंट को, जिसको आइदर हमने NSCL में सेल करेंगे, ARC सेल करेंगे। उसके साथ साथ हमारा बहुत सारा प्रॉपर्टी अभी सेल में लगा हुआ था, वो सक्सेसफुली हमने बीड में आ गया है। और उसके साथ साथ भी सर OTS का हमारा बहुत लिबरल OTS पॉलिसी है, जिसके कारण से हमारा OTS भी होता रहता है। तो सर 16,000 करोड़ का जो हमारा लक्ष्य है इस साल का, ये हमने पार करेंगे सर।
शुक्रिया करेंगे विभू सर। बड़ी अच्छी बातचीत रही और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने सारे सवालों में बहुत स्पष्ट नजरिया रखा। आपने बताया कि वाकई किस तरह से काम हो रहा है, कहाँ जहाँ आपको क्रिटिकल स्थितियां नजर आ रही हैं उसके बारे में भी स्पष्ट नजरिया दिया। ये बड़ा आवश्यक होता है किसी भी कंपनी के लिए और उससे जुड़े इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आगे भी इस तरह के इंटरव्यूज और इस तरह की चर्चाओं में हम आपका समय लेते रहेंगे, बस अपना समय देते रहिएगा। बहुत धन्यवाद सर, आपको और आपकी कंपनी को, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, तो ये था। धन्यवाद प्रशांत जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था पीएनबी का मैनेजमेंट, और हमने हर पहलू पर बातचीत की और सब कुछ आपके सामने रखा। राजेश भोसले जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे मार्केट एक्सपर्ट। राजेश, मैं आपके पास आऊंगा। गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। हमें बताइए, पीएनबी, आपने मैनेजमेंट कमेंट्री भी सुनी, आज के बाजार से नहीं, लेकिन अगर पीएनबी को ओवरऑल देखा जाए तो आप किस नजरिए से इस वक्त देख रहे हैं? जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए, शॉर्ट टर्म मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है। रिसेंटली अराउंड 115 का हाई बना था एंड उसके बाद लास्ट 2 वीक से कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के नज़रिए से नेगेटिव है, बट अगर कहीं कोई फर्दर डिप आती है टुवर्ड्स 102-200 लेवल्स, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे 200 डीएमए भी है एंड प्रीवियस स्विंग लो भी है। तो कहीं ना कहीं फर्दर डिप आता है 100 एंड 200 के आसपास, तो वहां पे बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। बाउंस बैक में वापस 115-116 की रेंज जो है पीएनबी में देखने को मिल सकते हैं। ये है राय, एक विस्तृत नजरिया राजेश जी की तरफ से आता हुआ पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी पर। यहां रुकना होगा हमें छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन एक्शन बरकरार है ईटी नाउ स्वदेश पर। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ केपीआईटी टेक का मैनेजमेंट जुड़ेगा। आपको बता दें कि कंपनी की सीएफओ प्रिया हार्डिकर हमारे साथ बस इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़ेंगी। उनसे हम बातचीत करेंगे, कारोबार के हर पहलू पर चर्चा होगी। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और जैसा हमने आपसे वादा किया था, जून तिमाही नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है केपीआईटी का मैनेजमेंट। टैरिफ का कारोबार पर कितना असर दिखा, मार्जिन पर कहां से दबाव दिखा, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कंपनी की सीएफओ प्रिया हार्डिकर जी। प्रिया, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो ट्रंप, टैरिफ और टेंशन, 25% का टैरिफ, और व्हाट इम्पैक्ट अगर आप देखें केपीआईटी पे खास तौर पे इस पूरे टैरिफ का, ज़रा इसे समझना चाहेंगे। और क्या आने वाले क्वार्टर्स में किसी तरह का सरप्राइज हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की है, इससे एक तो जारी है दैट एटलीस्ट देयर इज सम सर्टेनिटी आ रही है, कुछ बदलाव आ रहा है। यूरोप और जापान के तरफ उनका ट्रेड डील साइन होने की वजह से हमारा ट्रैक्शन और न्यू डील विंस एक तरह की सिग्निफिकेंट है, और उसमें रैम्प अप भी हो सकता है। Q3 के बाद मतलब दिसंबर तक हमारा रैम्प अप चालू हो जाएगा। आप चाइना और इंडिया का देखेंगे, हमारा फोकस भी अभी चाइना एंड इंडिया फॉर इंडिया है। आप देखेंगे कि JSW मोटर्स का हमने एक अनाउंसमेंट किया है, इसकी वजह से हमें एक तरह का कॉन्फिडेंस है कि हमारी हेल्दी पाइपलाइन H2 में मतलब दिसंबर के करीब एक तरह से रिजल्ट दिखाना शुरू हो जाएगा। सरप्राइज की बात करें तो वी आर अ वेरी रेजिलिएंट एंड अ कंसिस्टेंट कंपनी। हमने एक मिड क्वार्टर अपडेट भी दिया था, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी सरप्राइज, वेदर डेफिनेटली नॉट नेगेटिवली। चलिए, ये ऑप्टिमिज्म अच्छी बात है। एबिटा मार्जिन्स को देखें तो वो 21%, और पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो डिक्लाइन हुआ नियरली 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। क्या आप बता सकती हैं कि की ड्राइवर्स इसके पीछे क्या रहे, और आगे जो है उन्हें किस तरह से एड्रेस करने का प्लान हो रहा है आने वाले क्वार्टर्स में? मार्जिन की बात करें तो हमारा इबिटा मार्जिन पिछले 4 क्वार्टर से 21% है, विच इज एक तरह से स्टेबल है। वहाँ पे हमारी बहुत सी लीवर्स हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी है, AI इन्फ्यूज मोबिलिटी प्रोडक्टिविटी टूल्स है, सो इसी वजह से मार्जिन बरकरार रहेगी, इसलिए हमने ये गाइडेंस दिया है।
अभी आप बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी का जो डिक्लाइन आपको दिख रहा है वो वेरिएंस दो वजह से है जो हमने एक्सप्लेन किया है। पिछले क्वार्टर एक सिग्निफिकेंट अदर इनकम या आप तो बोलेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम रिकॉर्ड हुआ था फाइनेंशियल अकाउंट्स में। कोरिक्स जो हमारी जेवी थी उसके वजह से एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम रिकॉर्ड हुआ था। और दूसरी मेन वजह है कि ये जो करेंसी डिवैल्यूएशन हो रहा है स्पेशली यूरो और जेपीवाई उसका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो इम्पैक्ट है उसी वजह से आप देखेंगे तो इस बार पीएटी कम है। अभी इबिटा मार्जिन्स का तो हमने आउटलुक आपको दे ही दिया है। पैट का बात करेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते और करेंसी मूवमेंट अगर ये इस तरह से चालू रह गई तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारे हेजेस पे आ सकता है बट इतना बड़ा नहीं आएगा। बिल्कुल। एक चीज़ और समझना चाहूँगा मैं आपसे, अगर हम देखें तो 62.5% ऑफ जो बिजनेस है वो फिक्स्ड प्राइस बेसिस पे है वर्सेस 59.6% इन Q4 FY25। क्या मार्जिन कंपैरिजन में किसी तरह का रिस्क ओवर द टाइम आपको दिख रहा है और इसको कैसे आप बैलेंस करेंगे आगे? देखिए जैसे कि मैंने बताया हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है और इसी वजह से हमारा भी बिजनेस मॉडल चेंज की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे इबिटा मार्जिन्स की तो बेसिकली इसका एक रीज़न फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स है कि जिसकी वजह से हमें प्रोडक्टिविटी की लीवर बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज हो सकता है। और दूसरी मेन फंडामेंटल बात ऐसी है कि हम मूव कर रहे हैं हमारी स्ट्रैटेजी टूवर्ड्स प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म वेयर हमारा जो एक तरफ का ऑफरिंग होगा टू आवर क्लाइंट्स वो प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड होगा जो जिसका लिंकिंग टू हेड काउंट बहुत ही कम रहेगा और मेजॉरिटी रहेगा भी नहीं। तो वो रेवेन्यू पर पर्सन ये जो पुराना हम लोग ट्रैकिंग करते थे फॉर अ सर्विस इंडस्ट्री वो अभी ये प्रोडक्टाइज और प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दो वजह है जहां से आउटकम बेस्ड मॉडल्स पे काम करेंगे ये बहुत सारे बिजनेस मॉडल ही चेंज हो जाएंगे और इसी वजह से आप देखोगे कि हमारे फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स बढ़ते रहे हैं। उस वजह से हम लोग एक तरह का लीवर है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का ना कि प्रेशर ऑन मार्जिन्स। पॉजिटिव चीज है ये और एआई की मदद से हमें उम्मीद है कि हम ये मार्जिन्स बढ़ाएंगे और बरकरार रहेंगे टिल 21%। जी काफ़ी बेहतर। एक चीज़ और हमें बताइए कि ख़ास तौर पे जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स के लिए JSW मोटर्स के साथ करार है उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है और इंडिया फॉर इंडिया सॉल्यूशंस की बात की जा रही है उसके बारे में भी ज़रा रोशनी डालिए। क्या कोई आने वाले वक्त में नई ऑटो कंपनीज के साथ डील ख़ास तौर पे फोकस में रहने वाली है सिमिलर लाइन पे? सो इंडिया फॉर इंडिया जिसके लिए हमें थोड़ा हमारा स्ट्रैटेजी ट्विक करना पड़ा। इट विल लुक एट जैसे कंज्यूमर डिमांड है उसी तरह से हमारा ऑफरिंग्स उनको एक तरह से उनके लिए कस्टमाइज होगा। JSW की बात करें तो Q3 के बाद उसका रैंप अप होगा और उसमें कमर्शियलाइजेशन चालू होगा। अगर आप बाकी के क्लाइंट्स की बात करें तो आपको याद होगा 2 क्वार्टर्स पहले हमने MBRDI जैसे मर्सिडीज बेंज इंडिया के साथ भी अनाउंसमेंट की थी। अभी ये जो है ये ग्लोबल रिलेशनशिप है और ये इंडिया की तरफ से चालू हो रही है। सो हमारा ये जो इंडिया फॉर इंडिया ये जो स्ट्रेटेजी है पिछले एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर्स के करीब करीब चालू हो चुकी है और जिसमें हमने ये 2 डील विंस अनाउंस की है और आगे भी ये चलती रहेगी जिसमें शायद GCC भी होंगे जिनको जरूरत होती है स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सपोर्ट की। तो GCCs भी हमें काम करने के लिए बात कर रहे हैं। शुक्रिया करेंगे प्रिया जी, अपना कीमती समय आपने दिया और कारोबार के हर पहलू पर नतीजों पर आपने बातचीत की। आपको, आपकी टीम को, आपके कारोबार के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए एक बार राय भी ले लेते हैं KPIT टेक पर। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, KPIT टेक का मैनेजमेंट को भी आपने सुना, नतीजों को भी हमने देखा, इन सारे चीज़ों को देखें तो कैसा लगता है आपको? जी प्रशांत जी, देखिए अप्रैल में एक रैली स्टार्ट हुई थी 1000 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड फिर वहां से एक अच्छा रैली टुवर्ड्स 1430 लेवल्स तक
देखने को मिला था। बाद में इस रैली में एक कंसोलिडेशन या फिर प्राइस करेक्शन देखने को मिला है, बट एग्जैक्टली इसका जो गोल्डन रिट्रेसमेंट है 1180 के आसपास, तो वहां पे एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है एंड लास्ट 2-3 सेशन में बाइंग दिखाई दे रही है। तो एज लॉन्ग 1180 स्टॉक होल्ड कर रहा है, बायस पॉजिटिव रख सकते हैं। हायर साइड में अगर आप देखें तो 1350 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। 1350 क्रूशल रहेगा क्योंकि बार बार 200 डीए में रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, तो 1350 क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करने की आपको सलाह यहां पर केपीआईटी टेक पे मिलती हुई। बहरहाल इतना ही समय है हमारे पास। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। फिलहाल यो स्टॉक में हमें आप इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको विशेष जानकारी दे दें। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की प्लानिंग करना आवश्यक है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकें।